Hello everyone, this is Geeta Bhatt. I hope you all are good at home. So today I am going to discuss more important questions for CTET Science or CTET SST also. Okay, so today I am going to discuss only 10 questions, and these questions are very important for a CTET point of view. So let's start. Here the first question is pH ऑफ विनेगर। विनेगर का pH क्या होता है, यानी कि विनेगर यानी कि सिरके का pH क्या होता है? 2.46, 2.86 नहीं, 2.9 नहीं, तो राइट आंसर क्या होता है इसका? 2.4। 2.4 क्या है? विनेगर का राइट आंसर है। ठीक है, सो हेयर द राइट आंसर इज 2.4। अब बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ की, कि अगर हम देखें विनेगर में, विनेगर क्या होता है आपका, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए विनेगर क्या है। एक एसिड है। ठीक है, तो इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? विनेगर इज अ एसिड। ठीक है, एक एसिड ही तो है। जैसे तो इसका अगर हम पीएच, इसमें कौन सा एसिड होता है? तो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर में प्रेजेंट होता है और इसका पीएच 2.4 होता है। एसिड के बारे में हमें ये पता ही है, बहुत छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि 1 to 6 के बीच में जो पीएच होता है वो एसिड्स होते हैं, 7 पे न्यूट्रल होता है, एंड 8 to 14 अगर किसी सब्सटेंस का पीएच है देन वो क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहता है अभी के लिए 2.4। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड एटॉमिक थ्योरी? कौन थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी डिस्कवर्ड की, यानी कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया? मेंडलीफ, जॉन डाल्टन, रॉबर्ट ब्राउन, ऑल्टमैन एंड बेंडा। ठीक है, तो देखो अब इसमें तुम्हें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम मैनलीफ की बात कर लें तो मैनलीफ जो थे भाई, उन्होंने तो पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रॉबर्ट ब्राउन देखें तो बायो में अगर हम रॉबर्ट ब्राउन को देखें तो उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कस किया था, कि न्यूक्लियस की खोज की थी उन्होंने, और ब्राउनियन मूवमेंट भी समझाया था। ठीक है, ऑल्टमैन बेंडा की बात करें तो ऑल्टमैन बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? जॉन डाल्टन। ओके, तो राइट आंसर है आपका जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो थे, डाल्टन, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी और इसे हम परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं। और अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरह से दिखते हैं जॉन डाल्टन। ठीक है, ये इनका स्केच है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ओम, किलोग्राम और जूल। तो राइट आंसर क्या है? विद्युत धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। एम्पियर इज द राइट आंसर और इट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका एम्पियर। यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो एम्पियर, जूल, बोथ या फिर ओम। ठीक है, तो एम्पियर तो भी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ओम। ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है, और इसका अगर हम देखें, सिंबल देखें अगर हम, तो सिंबल क्या होता है? इस तरह से कुछ इसका सिंबल बनता है। ठीक है, तो ये किसका सिंबल है? आपका ओम का सिंबल है। तो ये राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा, यहाँ पे आपको ये बताना है, ये बताना है कि कौन विद्युत, मतलब कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिससे विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इलेक्ट्रोलिसिस, ट्रांजिशन एनर्जी, करंट ट्रांसफ़र, या करंट ट्रांसफ़र को हम कह देते हैं, वही है इसका धारा प्रवाह। ठीक है, वो थोड़ा अब चला गया ना, एक सेकेंड। हाँ,
ठीक है। तो और लास्ट है मैग्नेटिक फोर्स। तो ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं, और तो इसमें क्या राइट आंसर होगा? अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलिसिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस, जो इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस होती है सेंटर इन ह्यूमन, यानी मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिडिल पार्ट, पोन्स एंड मेड्यूला। तो देखो, जो मेनली जो इसका आंसर है वो क्या है आपका? सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है वो राइट आंसर है, क्योंकि यही हमारे माइंड जो होता है मेन पार्ट होता है हमारे माइंड का। ठीक है, तो इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहते हैं, और अगर आप डायग्राम में देखना चाहें तो ये है आपका सेरिब्रम। ठीक है, ये माइंड का कुछ डायग्राम है, इस टाइप का दिखता है, और ये है आपका सेरिब्रम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रीन हाउस गैस और गैसेस, मतलब इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है ये बताना है आपको। तो मीथेन है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑल ऑफ द अबव। मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, या ये सभी हैं। तो देखो, मीथेन भी होती है भाई ग्रीन हाउस गैस, वाटर वेपर भी होती है यानी जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है उसमें कुछ %। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। और इसी के अपोजिट अगर मैं एक चीज़ देखूं तो एक गैस और होती है, जो वो भी आप ध्यान रखें यहाँ से तो अच्छा रहेगा, N2O, जिसे हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो, मतलब कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से ताजमहल के पीले होने का में कौन जिम्मेदार है? जो ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो, सिंपल सा आंसर है, आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो ताजमहल है उसका कलर येलो हो रहा है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है? एसिड रेन करती है। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू एसिड रेन जो ताजमहल है उसका कलर क्या हो गया है? येलो हो गया है। इसकी वजह, इस एसिड रेन की वजह से और भी ज़्यादा नुकसान होते हैं। लाइक अगर हम देखें, जो क्रॉप्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, बॉडी पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो एसिड रेन, जब एसिड का मतलब जब रेन का टेम्परेचर अगर हम कहें, तो जब रेन का टेम्परेचर बहुत नीचे आ जाता है, यानी कि 2.413 इस तरफ से बहुत नीचे जब चला जाता है, तो जब बारिश नॉर्मल टेम्परेचर पे ना होकर एसिड के फॉर्म में गिरने लगती है। अब जब ये ऊपर रिएक्ट करेगा तो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स, ये सब बनाते हैं, तो एसिड में कन्वर्ट होती है। यानी बारिश जो रेन है वो इन द फॉर्म ऑफ एसिड के फॉर्म में गिरती है, जिसकी वजह से ये सारे नुकसान होते हैं। तो जो ये ताजमहल है, ताजमहल वाइट कलर का था, लेकिन इस एसिड की वजह से या एसिड रेन की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से इसका कलर क्या हो गया है? येलो हो गया है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ डेंसिटी ऑफ 15 ग्राम पर मिलीलीटर एंड अ वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर। 15 ग्राम मिलीलीटर दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो 15 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 15 ग्राम होगा, 12 ग्राम होगा, 8 ग्राम होगा, या 45 ग्राम होगा? तो देखो, सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चंस को हमें जब समझना है तो देख लेते हैं कि गिवन वैल्यूज़ क्या हैं, कौन कौन सी वैल्यू दी हुई हैं, तब हम इसको ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको, एक सेकेंड, हाँ, क्या क्या दिया हुआ है आपको? वॉल्यूम दी हुई है और डेंसिटी दी हुई है, यानी कि डी दिया हुआ है आपको, डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ 15 ग्राम, यानी कि 15 ग्राम मिलीलीटर घनत्व है, तो 15 दिया हुआ है आपको घनत्व। ठीक है, आयतन यानी कि वॉल्यूम दी हुई है आपको, वॉल्यूम इक्वल टू कितनी दी हुई है? 3 मिलीलीटर। क्लियर ये चीज़ें? कैलकुलेट क्या करना है आपको? मास कैलकुलेट करना है। तो देखो, इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला पता है ना तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। देखो, फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
ठीक है। अब कैलकुलेट क्या करना है हमें, मास कैलकुलेट करना है, तो मास को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू डी इंटू वी, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब क्या है भाई, डेंसिटी कितनी दी हुई है 15 इंटू 3, तो 15 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 15 3 जा 45। सो हियर द राइट आंसर इज, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं जो ये सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 45 ग्राम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, एल्गी है, फंजाई है, या फंगी भी कहते हैं इसे, कवक हिंदी में कहते हैं, शैवाल को, एल्गी को शैवाल कहते हैं, एंड बोथ, या माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं, गैस कर लो, ठीक है। तो देखो राइट आंसर इसका सिंपल सा है, यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है भाई, राइट आंसर होगा एल्गी। एल्गी जो होती है भाई क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना फूड का फॉर्मेशन खुद कर लेती हैं, ठीक है, एल्गी। अब एल्गी कुछ इस टाइप से दिखती है अगर आप देखना चाहें, ठीक है। राइट आंसर इसका एल्गी है। एल्गी कुछ ये होती है, और भी बहुत सारी एल्गी होती हैं अगर हम बायोलॉजिकली बायोलॉजी के टर्म्स में देखें तो, जैसे क्लेमाइडोमोनास है तो ये भी एक एल्गी होती है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम समझना चाहें कि व्हाट इज़ एल्गी, तो जैसे देखा होगा बरसात में जो, अगर जर्नली हिंदी टर्म देखें ना एल्गी को, तो जो काई होती है ना वो भी क्या है आपकी एक तरीके से एल्गी ही है, ठीक है। जैसे बरसात हो जाती है तो नालियों में या पानी जहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे काई जम जाती है, जिससे हम कहते हैं ना, तो जनरली उसे हम क्या कहते हैं, एल्गी। ग्रीन इस कलर है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना फूड फॉर्मेशन खुद कर लेती हैं। बट अगर हम फंजाई को देखें तो फंजाई या फंगी में ऐसा नहीं होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी ऐसा नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, एल्गी, ठीक है। That's for all today. So in next video we will discuss और more questions डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।